नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मीना, व्याख्याता इतिहास, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर, जिला करौली। आज हम इतिहास में आपके सिलेबस के टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत जो आपका टॉपिक है, इस पर बात करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों को 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत या विवरण। सर्वप्रथम हम साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत सर्वप्रथम ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। इनमें जो ब्राह्मण साहित्य है उस पर बात करते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, वेदांग, महाकाव्य, सूत्र ग्रंथ आदि सम्मिलित है। अपना वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इन पर प्रत्येक टॉपिक पर छोटी छोटी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम वेद को लेते हैं। वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वेदों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद, इसकी रचना हम 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। ऋग का अर्थ है छंद एवं चरणों से युक्त मंत्र। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है एवं ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है एवं 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। दूसरा यजुर्वेद, यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अगला सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसी प्रकार अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय एवं 6000 मंत्र है। इसमें आर्य अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक
यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। उपनिषद, उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आर्यों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत है। वेदांग, इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं। महाकाव्य, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का जिक्र आता है। महाभारत महाकाव्य की रचना ईसा पूर्व 400 माना जाता है रचना काल, तथा इन दोनों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास प्रतीत होता है। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन्म भरत के वंशजों की कथा है। अंत में जब इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई तो इसे सत सहस्त्र संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। इसी प्रकार रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में मुख्यतः 6,000 श्लोक है, जो बाद में बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए, अंततः 24,000 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। इसी प्रकार पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसावा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांशतः पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में हुई। अमरकोश में पुराणों की 5 विषय बताए गए हैं। अब बात करते हैं हम बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस साहित्य ने कुछ ऐसे तथ्यों पर भी प्रकाश डाला है जिन पर समकालीन ब्राह्मण साहित्य मौन है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, परंतु बाद में बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत भाषा में भी अपने ग्रंथ लिखे हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक नामक त्रिपिटक ग्रंथों से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है। महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र एवं सौंदरानंद नामक ग्रंथों से बुद्ध के जीवन तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म ग्रंथों की बात करते हैं। बौद्ध साहित्य के समान ही जैन साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुशीलन के लिए अत्यंत उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। जैन ग्रंथों में प्रमुख रूप से परिशिष्ट पर्व से महावीर स्वामी के समय के राजाओं तथा जैन सम्राटों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, भद्रबाहु चरित्र में जैन विद्वान भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। भगवती सुत्त में महावीर स्वामी की जीवनी पर प्रकाश डाला है। फिर विदेशियों के विवरण या वृत्तांतों के बारे में बात करेंगे। तो विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। सर्वप्रथम हम
फादर ऑफ हिस्ट्री, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस की बात करते हैं। हेरोडोटस ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत तथा फारस के संबंधों का वर्णन है। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजपूत मेगस्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय हैं, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इनमें मेगस्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किए। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकोस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में काफ़ी दिन तक रहा। डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में रहा। प्लेनी के नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशु, पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी मिलती है। यह 1वीं सदी में लिखी गई, यूनानी भाषा में लिखी गई थी। अब हम बात करते हैं चीनी यात्रियों के वृत्तांतों की। चीनी लेखकों के विवरणों से भी भारतीय इतिहास पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इन यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण फाइयान, ह्वेनसांग और इसिंग महत्वपूर्ण थे। फाइयान 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह 16 वर्ष तक भारत में रहा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसने भारत का यात्रा का वृत्तांत शिवकी नामक नाम से लेखबद्ध भी किया। इसिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया। वह बहुत समय तक नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थान और भारतीयों की वेशभूषा, खानपान आदि के विषय में लिखा। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व ह्वेनसांग का ही है। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। अरब यात्री तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें मुख्य रूप से अलुवर्णी, सुलेमान एवं अल-मसूदी है। अलुवर्णी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। उसने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद या किताब उल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरब यात्री सुलेमान पाल तृतीय शासक के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद यात्री अल-मसूदी राष्ट्रकूट एवं पृथ्वी शासकों के विषय में जानकारी देता है। यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। तो बच्चों, आज हमने स्रोतों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने में सहायता मिलेगी। और पुरातात्विक स्रोत हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।